मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी का रिवीजन वीडियो ही कह लीजिए बच्चों। हालांकि मैंने आपको रिवीजन वीडियो चैप्टर 1 का दिया था, बट ये किताब जो है मुझे मिली है और इस किताब को मैं एक बार आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैंने सॉइल्स लास्ट में पढ़ाया था आपको। यहाँ आप देखिए, ये एक चार्ट दिया हुआ है। मैं बहुत धीरे धीरे वीडियोज़ को चला रहा हूँ, आप इसको आराम से देखिए। आप देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है एक एक सॉइल के बारे में समझाया गया है कि कौन सा सॉइल है, कैसा सॉइल है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूं आप लोगों को, लेकिन एक जगह सब कुछ गिवन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद वीडियोस थोड़ा धुंधला जाएगा, लेकिन आप लोग को जो है ये इस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और डाटा आपके पास रहेगा कि किसी से क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है बच्चों। ये कुछ और कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप जो है शायद ये अच्छे से जा नहीं रहा है बच्चों, लेकिन आप जो हैं ये देखिए, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये दो हैं, टाइप्स है, फॉर्मेशन है, लोकेशन है। ये यहाँ तक आप कर पाएंगे। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए एलुवियल सॉइल कहीं और ब्लैक सॉइल कहीं, ये आगे मेन कंटेंट, डिफिशिएंट कंटेंट, मेन फीचर्स एंड क्रॉप एसोसिएट्स। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरे पे चलता हूँ। यह है रेड लैटेराइट। इनके बारे में भी देखिए, कॉलम वाइज इस तरह से देखते जाइए। ये ऊपर में जो कॉलम्स हैं उनसे मैच कर लीजिएगा कि इसमें क्या हो है। हालांकि ये सब बातें आपने पढ़ ली हैं, लेकिन ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि आप जो है अपने सारे कंटेंट को जमा करके इसी तरह का एक चार्ट बनाएं। और ये चार्ट बनाने से क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। ये लास्ट हमारा जो है ये डेजर्ट सॉइल, ये हर कॉलम के ऊपर का हेडिंग दिया हुआ बच्चों। आप खुद से मैच कर लें कि अगर दूसरे लाइन में है तो वो क्या होगा, तीसरे में क्या है। बहुत आज धीरे धीरे मैं वीडियोस को ले रहा हूँ। और आपने हेडिंग में देखा था ये क्या थी। हेडिंग था पहला टाइप्स, फिर फॉर्मेशन, लोकेशन, थर्ड के बाद फोर्थ था आपका मेन कंटेंट, डिफिशिएंट कंटेंट, मेन फीचर्स और क्रॉप एसोसिएटेड। तो इस चार्ट को इस तरह से अपने आपके पास जो डाटा है उसको चार्ट में चेंज कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शायद स्कूल खुलेगा तो फिर मैं आपको चेक करूँगा ये चीज़ कि सब बच्चों के पास है कि नहीं। इसके बाद ये जो बुक है इसमें सभी चीज़ें नॉर्मली दी हुई हैं। आप सबके पास ये बुक होगा। ये फीचर्स है, कौन सा सॉइल है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्रॉप्स है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हालाँकि आप चार्ट बना लेंगे तो फिर बहुत मतलब नहीं रह जाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक रिवीजन छोटा सा छूटा हुआ है। छूटा नहीं कहेंगे बच्चों, हमने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ये डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार और करूँ मैं आपके साथ। सॉइल इरोजन, आप समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है? हाँ बच्चों, अपर लेयर ऑफ सॉइल का जो है रिमूवल हो जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। यहाँ पे आप डिफिनेशन भी देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन इज़ अ रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर लाइक विंड वाटर more rapidly than the various soil forming process can be replace it। तो इन बातों को हम जानते तो ज़रूर है, लेकिन आज टाइप्स देखने जा रहे हैं। हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें पहला आता है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन जो है उसके अंदर पहला आता है सीट इरोजन, दूसरा रील इरोजन, इसके बाद हमारा आता है गली इरोजन। बच्चों इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा जो है बी आता है विंड इरोजन। विंड इरोजन में जो है हम पढ़ेंगे बारी बारी से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेकिन लास्ट में एक और बात आती है ह्यूमन फैक्टर फॉर इरोजन। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। मैंने आपको डाटा दिया था कि सबसे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कहाँ होता है। ओवर ग्रेजिंग के बाद हमारे पास जो फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ये भी मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं ये भी हमारे लिए बहुत हद तक प्रॉब्लम साबित हो रहे हैं। मैंने ओवर इरिगेशन की बात की थी आपसे, आपको वीडियोस पीछे देखा होगा आपने, तो हरियाणा और पंजाब की बात मैंने की है। तो इस पर थोड़ी ज़्यादा आज बात करेंगे। तो चलो बच्चों फिर से आते हैं वहीं पे और शुरू करते हैं।
पहला हमारा जो वाटर इरोज़न है, इसके अंदर में 3 टाइप आते हैं। वाटर इरोज़न के जो तीसरे पहला है वो है सीट इरोज़न। तो बच्चों आप तो बुक देख रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन मुझे वो ज़्यादा नहीं कहना है। मुझे बस आपसे एक नॉर्मल सी बात करनी है कि जब पहली बरसात होती है या बरसात तेज़ी से होती है, मोटी मोटी बूंदें जब आसमान से नीचे आती हैं, तो हमारे आसपास जो ज़मीन है, मिट्टी, बच्चों अच्छे से समझिए, मिट्टी पे जब वो गिरती है तो मिट्टी को वहाँ से वो डिग आउट कर देती है, यानी कि मिट्टी वहाँ पे गड्ढा जैसा निशान बना देती है, यानी वहाँ का मिट्टी हट जाता है और वो कहीं बगल में चला जाता है। तो वो जो बरसात के होने से मिट्टी अपने जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट हो जाती है, ये हर जगह होता है। आपके घर में, मेरे घर में, कहीं भी अगर मिट्टी होगी, ज़मीन होगा, तो वहाँ पे ये होता है। इसी को हम कहते हैं सीट इरोज़न। इसके बाद है हमारा रील इरोज़न। अभी तक मैंने जो कहा उसमें बस मिट्टी इन द सेंस कि जो ज़मीन की मिट्टी है वो बस अपने जहाँ बूंदें गिरती है वहाँ से हट के बगल में हो जाती है। लेकिन अब ये लगातार होने लगी। कई बार हम देखते हैं हमारे घरों के आसपास 7 दिन तक, 5 दिन तक लगातार बरसात होती रहती है। तो जब 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक लगातार बरसात होती रहती है, तो अब वो मिट्टी एक जगह से हट के बगल में नहीं होती, वो पानी उस पर लगातार जाता रहता है और पानी के साथ बहती रहती है और एक धारा बन जाती है, एक नली सी बन जाती है, मिट्टी उसके साथ बहने लगती है और कुछ इस तरह का पिक्चर बन जाता है। ये देख रहे हैं आप, मान लीजिए कि मिट्टी जो है यहाँ पे है, मिट्टी जो है यहाँ से चलती है पानी के साथ बहती हुई इस तरह से पतली सी, बच्चों बहुत पतली सी, देखने से ही आपको लग जाएगा कि पानी बहुत हुआ है इसलिए मिट्टी जो है यहाँ से बह रही है। तो इस तरह से मिट्टी जो है अपने जगह से बहने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, और ये जब आगे बढ़ने लगती है इसी को रील इरोजन कहते हैं। रील इरोजन के बाद आपने कई बार गाँव की तरफ जाते हुए देखा होगा, और नहीं भी देखा तो आपने सुना होगा कि नदियों के आसपास या नहरों के आसपास मिट्टी का कटाव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ नहरें जो हैं, जब पानी उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है तो अपने किनारों को काट देती हैं। अपने किनारों को जब वो काट देती हैं तो उनके किनारे चौड़े हो जाते हैं। कई बार तो आपने सुना होगा पुल था, पुल जो है मिट्टी के कटाव के चलते पुल गिर गया। हमारे यहाँ ये नदियाँ हैं, कोसी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, और भी बहुत सारी नदियाँ, लेकिन हम कोसी की बात करें तो कई बार वो अपने आसपास के जगहों को, मिट्टियों को काट देती है और काट कर उनके बीच से जो है बहुत लंबे गड्ढे जैसे नहर बना देती है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम गली इरोजन कहते हैं। और इसी गली इरोजन में एक बात आता है, यहाँ देखिए बच्चे, ये हमारा यहाँ रेविन्स। तो रेविन्स क्या है बच्चों कि जो गली इरोजन बहुत हो जाता है और अपने आसपास के अपने किनारों को बहुत अधिक काट देती है। तो इसी काटना इन द सेंस कट जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ से मिट्टी हट जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, इतना बड़ा कि उसमें ट्रक व्रक कुछ भी चला जाए तो बच्चे आसानी से ट्रक जो है उसके अंदर घुस जाएगा या डूब जाएगा। ऐसे चीज़ों को हम गली इरोजन कहते हैं। ये मैंने एक पिक्चर देखी है बुक में, आपको थोड़ी दिख रही होगी। ये मध्य प्रदेश में, ये देखिए पिक्चर, ये जो पार्ट है ये मेन लैंड है। अब देखिए गड्ढा कितना ज़्यादा हो चुका है। ये गली इरोजन है बच्चों। ये क्या है? ये गली इरोजन है, यानी कि आसपास के किनारों को नदियों और पानियों की धाराओं ने इतना ज़्यादा काट दिया है कि ये गड्ढा बहुत ज़्यादा भर गया है। आपने कई बार सुना होगा नदियों के बारे में कि नदियाँ जब बड़े बड़े तूफान लाती हैं, बड़े बड़े फ्लड लाती हैं तो अपने साथ मिट्टी को ले जाती हैं। तो बच्चों ये इरोजन्स के थ्रू ही मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। अब हमारा जो है ये 3 तरह के इरोजन हम समझ चुके हैं, जैसे पहला सीट इरोजन, दूसरा गली इरोजन, तीसरा रील इरोजन, और ये सभी के सभी जो है वाटर इरोजन के अंदर आते हैं। दूसरा उसके बाद हमारा आता है विंड इरोजन। विंड की हम बात करें तो इसको समझने के लिए हमको राजस्थान की बात करनी होगी। हालांकि ये सभी जगह होती है, लेकिन राजस्थान में आपने सुना होगा कि सैंड ड्यून बनते हैं। ये जो सैंड ड्यून बनते हैं वो एक ही रात में अचानक से मिट्टियों का मिट्टी मतलब कि सैंड, जो छोटे छोटे सैंड्स होते हैं राजस्थान में, उनका एक जगह से दूसरे जगह चले जाने से जो है ड्यून्स बनते हैं। तो हवाओं में इतनी ताकत होती है कि जो अपर मोस्ट सॉइल होता है, जो अपर लेयर का सॉइल होता है, उसको उठा के वो ले जाते हैं। फिर हमने ह्यूमन फैक्टर की बात की है। इसमें जो है डिफॉरेस्टेशन आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, कैसे लकड़ियों को काटा जा रहा है। ये पेड़ ही होते हैं जो मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन तो होता ही जाएगा। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों कि कैसे हमारे यहाँ जो है सभी लोगों ने जो है चैप्टर जो है हमारा था, शायद लास्ट चैप्टर था हमारा फॉरेस्ट, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा गया, भारत में अलग अलग जगहों से काटा गया। बाद में इंडोनेशिया से भी हम काट के ला रहे थे, क्योंकि हमको जो है रेलवे के पटरियों के लिए नीचे रखने के लिए स्लीपर्स बनाने थे। आपको याद होगा वो टाइम, तो हम पेड़ काटते हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ऐसे
लोग हैं जो अपने जानवरों को लाइक भेड़ बकरियों को छोड़ देते हैं और वो बहुत हद तक जो है किसी एरिया में जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, हर्ब एंड सर्ब्स होते हैं, उनको खा जाते हैं, जिसके चलते वो डेड हो जाते हैं और वहाँ से मिट्टी जो है ढीली पड़ जाती है, वो भी सॉइल इरोजन हो जाती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में ओवर ग्रेजिंग को दिखाया गया। और लास्ट फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने आपको कहा था कि बहुत हद तक जो है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर करते समय इरिगेशन वगैरह करने से भी परेशानी होती है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि हमारा पंजाब और हरियाणा। थैंक यू।